गांधी जी हैड एडवोकेटेड मिक्सचर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, लेकिन उनका एडवोकेसी का प्रमाइस था, he wanted that जो religious ethics हैं, religious morals हैं, so they should be also utilized in politics. नहीं तो politics is going to be an arena where no ethics come into play, कि बिना ethics या बिना moral values के काम किया जाता है, डिसीजंस लिए जाते हैं पॉलिटिक्स में, अगर रिलीजन का रोल नहीं रहे उसमें। लेकिन अल्टीमेटली जो रिलीजन है उसको यूटिलाइज किया गया फॉर अनएथिकल पर्पसेस। तो रिलीजन भी यूं नहीं है कि रिलीजियस एथिक्स वो एग्जैक्टली वो उसका फेवरेबल इम्पैक्ट हो, rather than applying religious ethics, religion has been used for garnering votes. तो ये जो कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट है, तो इट हैज प्राइमरली बिगन ड्यूरिंग द मॉडर्न एरा। तो व्हेन मॉडर्न डेमोक्रेसीज कम इनटू प्ले, तो एक बार जब डेमोक्रेसी होगी, सो द पीपल नाउ रिक्वायर वोट्स फॉर गेनिंग पॉपुलैरिटी। तो वोट्स गेन करने के लिए रिलीजन का यूज किया जाता है। तो पहले मुस्लिम लीग ने इन प्री इंडिपेंडेंस टाइम मुस्लिम लीग used religion to garner votes, और उसके बाद में खैर टाइम टू टाइम काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि रिलीजन का यूज करती हैं। अब कम्युनलिज्म है क्या? देखो, कम्युनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी। तो इज्म है तो दैट इज एन आइडियोलॉजी, और इट इज रिलेटेड टू सम कम्युनिटी। तो सो कम्युनलिज्म में क्या है कि इट इज एन आइडियोलॉजी विच प्रमोट्स that a religious community is united, कि कोई एक religious community है, for example हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, तो all the people following a particular religion compose a community। तो जितने भी हिंदूज हैं जहां पर भी हैं, they comprise a community, कि वो सारे के सारे एक हैं, उनके इंटरेस्ट एक है। तो उसी तरीके से कोई भी रिलीजन का हो, सारे के सारे एक ही इंटरेस्ट है। तो ये इनिशियल स्टेज होता है कम्युनलिज्म का। तो कम्युनलिज्म भी है ना, अलग अलग स्टेजेस में डेवलप होता है। तो पहला स्टेज है कि भाई हम एक सिंगल कम्युनिटी है जिनके इंटरेस्ट एक है। तो जरूरी ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि ऑल द पीपल बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कम्युनिटी आर गोइंग टू हैव द सेम इंटरेस्ट। ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हर एक कम्युनिटी में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग सोशल पोजीशन होती हैं। कोई बहुत अमीर होगा, कोई बहुत गरीब होगा, किसी को अलग तरीके की नीड्स होंगी, किसी और को अलग तरीके की नीड्स होंगी। तो जो कम्युनलिज्म लेकिन प्रमोट करता है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिफरेंसेस, सबका जो सबकी जो नीड्स हैं, सबके जो इंटरेस्ट हैं, वो एक है। तो ये गलत आइडियोलॉजी प्रमोट कर रहे हैं, गलत थिंकिंग प्रमोट कर रहे हैं। अब ये यहाँ इस स्टेज पर नहीं रुकते हैं, ये सिर्फ ये नहीं कहते हैं कि ये हमारे इंटरेस्ट जो एक रिलीजन को फॉलो करते हैं उनके इंटरेस्ट एक है। ये आगे बढ़कर कहते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है जो उस रिलीजियस कम्युनिटी के हैं, ये दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी से अलग है। कि सबके इंटरेस्ट एक तो है ही, लेकिन जो हमारे इंटरेस्ट हैं और जो दूसरे रिलीजन के इंटरेस्ट हैं, वो दोनों अलग अलग हैं। अब देखो, कॉमन सेंस की बात है, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं टू सर्वाइव, वो सबकी सेम है। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई वगैरह, बिजली, पानी, सड़क, सारे के सारे सबको चाहिए। लेकिन उसके बाद में भी जो कम्युनलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि जो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के इंटरेस्ट हैं और जो हमारे इंटरेस्ट हैं, दीज आर डिफरेंट। अब इससे एक और स्टेप जब आगे बढ़ते हैं, तो ये सेकंड स्टेज ऑफ कम्युनलिज्म कह सकते हो। इन द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कम्युनलिज्म क्या कहेंगे कि हमारे इंटरेस्ट अलग है, हमारे इंटरेस्ट एक है जो उस रिलीजियस कम्युनिटी के हैं, दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर रिलीजियस कम्युनिटीज। और जो रिलीजन जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ अलग नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्टिंग भी है। तो मतलब अगर मेरा कुछ इंटरेस्ट है, वो आई एम बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, और तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो दूसरे रिलीजन से अलग है, और जो अगर मेरा इंटरेस्ट सेटिस्फाई होता है तो दूसरे को नुकसान होगा, अगर दूसरे का सेटिस्फाई होता है तो मुझे नुकसान होगा। तो एक एग्जाम्पल इसका यूं ले लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो कम्युनलिस्ट क्या कहेगा कि अगर गवर्नमेंट जॉब्स किसी मुस्लिम को मिलती है तो हिंदू को नहीं मिलेगी, या किसी हिंदू को मिलती है तो मुस्लिम को नहीं मिलेगी। तो मतलब ये जीरो सम गेम वाली बात करते हैं
कि अगर एक का फायदा हो रहा है तो दूसरे का नुकसान हो रहा होगा उसमें। तो these जब ऐसी बात होती है when the interest become conflicting, तो ये कॉन्फ्लिक्ट को these result in conflicts की क्लैशेस होंगे between communities और communal rights होते हैं। तो कम्युनल राइट्स के बारे में तो मतलब सुनते ही होंगे, अलग अलग टाइप के होते हैं। पहले क्या हुआ करता था, इंडिपेंडेंस के टाइम में तो बहुत बड़ा कम्युनल राइट हुआ ही था। मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे का बात की थी, और उसके बाद में देयर वर लार्ज स्केल कम्युनल राइट्स ऑल ओवर द कंट्री एंड ड्यूरिंग पार्टीशन एज वेल। तो जब पार्टीशन हुआ उसके बाद में भी आपका कम्युनल राइट्स काफी सारे थे। इंडिपेंडेंस के बाद में भी जो पॉलिटिशियंस हैं, काफी सारे जो कम्युनल पॉलिटिशियंस हैं, दे कंटिन्यूड दिस पॉलिसी कि जब भी इलेक्शन होने वाले होते थे उस टाइम में ये राइट्स होने लग जाते थे। तो लेकिन आज के टाइम में विद टाइम जो कम्युनल राइट्स की फ्रीक्वेंसी है वो भी चेंज हो गई है। रादर देन हैविंग कम्युनल राइट्स वंस इन सम टाइम, कि इलेक्शन होने वाले उससे पहले हो, ये छोड़कर रेगुलर हो गया है कि मतलब इट हैज रिजल्टेड इन एवरीडे कम्युनलिज्म, कि थोड़ा थोड़ा होता रहे, हर रोज होता रहे। और जो कम्युनल राइट्स की फ्रीक्वेंसी है, चाहे इलेक्शन है कि नहीं है, फिर भी कम्युनल राइट्स होते रहते हैं। हमारे सामने जो आता है दीज आर ओनली मेजर कम्युनल राइट्स। जैसे एक 2013 या 14 में जब इलेक्शन होने वाले थे, तो उससे जस्ट पहले मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, वहां पर कम्युनल राइट्स हुए थे बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम। तो आइडियली जो राइट्स मिलेंगे वो इलेक्शंस के आसपास में मिलेंगे, लेकिन इलेक्शंस होने के बाद में भी आप देखोगे, जैसे दिल्ली में एक केस था जिसमें अ मुस्लिम मैन वाज बीटन टू डेथ। क्यों? बिकॉज देयर वाज अ रूमर दैट ही इज ईटिंग काउ मीट, तो बीफ ईट कर रहा है वो, ये रूमर था बस, ही वाजंट ईटिंग बीफ एंड ऑल। लेकिन उसके बाद में भी रूमर हुआ जिसकी वजह से some people came and they beat him till death। तो इस तरीके के राइट्स बहुत ज्यादा मतलब राइट्स हो या इस तरीके के इंसिडेंट्स हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी काफी इंक्रीज हो रही है। और सोशल मीडिया का भी काफी गलत इस्तेमाल हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज सोशल मीडिया इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग दिस रूम। लगता क्या है किसी को कि मतलब दे स्टार्ट सेंडिंग व्हाट्सएप मैसेजेस, उसकी वजह से पीपल गेट एंटेगनाइज्ड, और कुछ बेवकूफ लोग मिलकर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, some sort of crime। Here we are also discussing the various forms of communalism। तो कम्युनलिज्म किस किस तरीके से होता है। तो एक तो होता है एवरीडे कम्युनलिज्म। तो एवरीडे कम्युनलिज्म टैसिट है, ये हेडलाइंस गारना नहीं करता। तो जो एवरीडे कम्युनलिज्म है, यू डोंट रीड दैट इन न्यूज़पेपर्स और इन you don't see news, that kind of news in on TV news channels। ये जो एवरीडे कम्युनलिज्म है, ये हम किस तरीके से बात करते हैं, हमारे परसेप्शन क्या हैं अबाउट सम अदर रिलीजियस कम्युनिटी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अभी एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, कि जैसे कोई रिलीजियस कम्युनिटी है, जैसे सिक्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो सिक्स के बारे में कुछ परसेप्शन है लोगों को, कि जैसे कहते हैं ना कि 12 बज जाते हैं, सिक्स के सारे सिख बेवकूफ होते हैं। तो ये परसेप्शन है, और बिल्कुल सही बात नहीं है ये, लेकिन कुछ लोगों के बीच में ये परसेप्शन होता है, और वो पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है उसके ऊपर ये परसेप्शन लगा देते हैं। तो दिस इज अ स्मॉल फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, कि आपका एक स्टीरियोटाइप है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। उसके अलावा कुछ कम्युनिटीज होंगी, रिलीजियस कम्युनिटीज होंगी, तो उस दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी के मेंबर को वो अलाउ नहीं करती है अपनी कम्युनिटी में रहने। तो एक गुजरात में इंसिडेंट हुआ था, खैर इंसिडेंट तो काफी होते हैं, गुजरात वाला शायद हाईलाइट हुआ था, कि वहां पर एक हिंदू कम्युनिटी थी और एक मुस्लिम इंडिविजुअल ने वहां पर प्लॉट खरीद लिया, एक घर वगैरह खरीद लिया। So all the members of the community boycotted him and they started protesting against him, कि वो और उसको फोर्स कर दिया to leave that community, कि उसको छोड़ के जाना पड़े। तो इस तरीके के प्रीजुडाइजेस होते हैं, कि not giving
home on rent or not selling something just because a person belongs to a particular religious community. तो इस तरीके का एवरीडे कम्युनलिज्म होता है, तो इससे डायरेक्ट हार्म नहीं होता है, डायरेक्ट फिजिकल वायलेंस नहीं होती है, हाँ, लेकिन दिस काइंड ऑफ कम्युनलिज्म एग्जिस्ट इन आवर एवरीडे लाइफ. तो अगर आप लोग मान लो आपस में बात कर रहे हो एंड यू आर टॉकिंग इल अबाउट सम रिलीजियस कम्युनिटी कि ये लोग तो होते ही ऐसे हैं, कोई भी कम्युनिटी हो सकती है, हिंदू हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, सिख्स हो सकते हैं, क्रिश्चियंस हो सकते हैं, तो जब आप यूं बात करते हो कि ये लोग इसी तरीके के होते हैं, देन यू आर शोइंग योर स्टीरियोटाइप्स एंड योर प्रेजुडिसेस अगेंस्ट दैट कम्युनिटी, और दैट इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म. देन is political, the second form is political mobilization on religious lines. तो ये आपका वोट के लिए होता है, वोट गेन करने के लिए होता है. तो जो लास्ट इलेक्शंस थे शायद, तो उसमें क्या हुआ था कि सोनिया, खैर ये कॉन्स्टिट्यूशनली वॉइड है, यू कैन कॉन्स्टिट्यूशनली यू कैन नॉट आस्क फॉर वोट्स बेस्ड अपॉन रिलीजन. लेकिन एक इंसिडेंट जो मुझे याद आ रहा है कि सोनिया गांधी मेट विद सम मुस्लिम रिलीजियस लीडर, और उसके बाद में मीटिंग के बाद में जो मुस्लिम रिलीजियस लीडर थे वो बाहर आके कहते हैं कि सभी मुस्लिम्स को सपोर्ट करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को और उनको वोट करना चाहिए. तो जब इस तरीके की बात अगर करते हैं कि सो दी मुस्लिम रिलीजियस लीडर ही वाज आस्किंग फॉर वोट्स फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी बेस्ड अपॉन रिलीजन. तो दिस इज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन. उसके अलावा कई सारी पार्टीज भी हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि मोबिलाइज करने की कोशिश करती हैं कि अगर हिंदूज हैं, जैसे बीजेपी है या आरएसएस है, वो क्या कहेंगे कि जितने भी हिंदूज हैं सबको हिंदुत्व वाली पार्टी को वोट करना चाहिए, नहीं तो दूसरी वाली पार्टी आ जाएगी, दे आर गोइंग टू मार्जिनलाइज द हिंदूज एंड ऑल. तो इस तरीके के आर्गुमेंट देते हैं. एंड द थर्ड स्टेज इज कम्युनल वायलेंस एंड राइट्स. अब जो सेक्युलर का मतलब क्या होता है, ये टर्म भी क्या है काफी अब्यूज्ड है इंडिया में. सो व्हाट एक्चुअली इज सेक्युलरिज्म. तो सेक्युलरिज्म का जैसे मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, सेक्युलरिज्म जो कॉन्सेप्ट है दैट इमर्ज इन यूरोप. तो पहले क्या था, सिंगल रिलीजन स्टेट्स हुआ करते थे जैसे, तो सेक्युलरिज्म एज अ कॉन्सेप्ट इमर्ज इन यूरोप. अब पहले क्या थे, मोनोथीस्टिक स्टेट्स थे. मोनोथीस्टिक मींस सिंगल रिलीजन स्टेट्स हुआ करते थे. अब जैसे जैसे स्टेट ग्रो करता है, जैसे जैसे कंट्री ग्रो करती है, people of different religions start living in the same country. तो उसमें in order to ensure कि proper governance हो और किसी भी community को discriminate ना किया जाए, the concept of secularism emerged. और ये concept क्या कहता है कि that there should be separation of religion from public life. कि किसी भी तरीके से religion should be restricted to the private life. तो religion private affair है. It relates to the relation between an individual and God. तो God को किस तरीके से भी परसीव करते रहो, कोई भी रिलीजियस आइडियाज हो उनके, तो इट इज अ प्राइवेट अफेयर और पब्लिक लाइफ में उसका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए. तो पब्लिक लाइफ में ना तो जॉब्स में, वोट करने में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में किसी भी तरीके से रिलीजन का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए पब्लिक लाइफ पर. तो ये यूरोपियन कॉन्सेप्शन ऑफ सेक्युलरिज्म है. जो इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है, तो मतलब यूरोपियन कॉन्सेप्ट में कहते हैं देयर इज स्ट्रिक्ट सेग्रीगेशन बिटवीन रिलीजन एंड पब्लिक लाइफ. जो इंडियन कॉन्सेप्ट है सेक्युलरिज्म का, वो थोड़ा प्लूरलिज्म से है कि मतलब उसमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है रिलीजन का और पब्लिक लाइफ का. देयर इज एन ओवरलैप, क्योंकि जो काफी सारी जो रिलीजियस religion has an influence on the life of Indian people. कि काफी सारी जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो रिलीजन से लिंक्ड हैं, और अगर उनको रिफॉर्म नहीं किया जाए तो कई सारे जो सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं दे आर गोइंग टू गेट एडवर्सली इफेक्टेड. अब थोड़ा सा डिटेल में इसको देख लेते हैं कौन से किस किस तरीके से होता है. तो जैसे सोसाइटी में विमेन है, लो कास्ट पीपल है, ये दो ले लेते हैं. तो विमेन के अगेंस्ट जो काफी सारी प्रैक्टिसेस हैं, जैसे सती प्रैक्टिस, सती प्रथा हुआ करती थी, या कोई भी है
जैसे डिनाइल ऑफ प्रॉपर्टी है, तो लोअर कास्ट के अगेंस्ट अनटचेबिलिटी है या डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये सारी की सारी जो प्रैक्टिसेस हैं अगेंस्ट लेट्स से वुमेन और पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट, तो ये सारी की सारी चीजें रिलीजन से सैंक्शन लेती हैं, मतलब दे गेट देयर अथॉरिटी फ्रॉम रिलीजन। कि सती प्रथा के पीछे भी रिलीजियस लॉजिक दिया हुआ है, अनटचेबिलिटी क्यों है उसके पीछे भी लॉजिक दिया हुआ है, रिलीजियस लॉजिक है और रिलीजियस सैंक्शन भी है। तो जब तक सोसाइटी, अगर सोसाइटी को रिफॉर्म करना है तो वी हैव टू रिफॉर्म रिलीजन एज वेल। तो दिस इज द बेसिक प्रमाइस ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म। तो इंडिया में रिलीजन को बिल्कुल सेपरेट नहीं किया गया है, ओवरलैप होता है जब हमें रिलीजन को रिफॉर्म करना है इन ऑर्डर टू रिफॉर्म द सोसाइटी, तो सोशल रिफॉर्म्स के लिए जरूरी है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जिसमें ओवरलैप हुआ है, इंटरफेरेंस हुआ है ऑफ द स्टेट, या जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर करती है इन दी religious life so that such practices can be avoided and can be abolished। जैसे अभी ट्रिपल तलाक अबॉलिश कर दिया रिसेंटली, तो उसमें भी क्या था कि रिलीजन और पब्लिक लाइफ का ओवरलैप नजर आ रहा था उसके अंदर। रिलीजन वाज इन्फ्लुएंसिंग, जो ट्रिपल तलाक का था तो मुस्लिम्स क्या कह रहे हैं कि ये हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस है और इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है, और लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया और लॉ पास कर दिया सो दैट इट कैन बी सच प्रैक्टिस कैन बी स्टॉप्ड। ये आर्टिकल 25 है शायद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें मेंशन किया हुआ है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया और एवरी ह्यूमन बीइंग फॉर दैट मैटर हैज द फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट। प्रोफेस का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी आइडियाज, जो रिलीजियस आइडियाज हैं, बिलीफ्स हैं, किसी भगवान को पूजा कर सकता है जो उसका रिलेशन है विद गॉड। तो एनी इंडिविजुअल कैन डिसाइड ऑन दैट रिलेशन कि आप किस तरीके का रिलेशन चाहते हो विद योर गॉड और विद एनीथिंग, ना चाहते हो नहीं चाहो, सो दैट डिपेंड्स ऑन यू, सो यू हैव फ्रीडम टू डू दैट। प्रैक्टिस रिलीजन, दैट मींस कुछ भी, कोई भी रिलीजन है उसके साथ में कुछ रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं, जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, आरती वगैरह करते हैं या नमाज पढ़ने जाते हैं, तो ऑल दीज कंपोज प्रैक्टिसेस। तो एवरी इंडिविजुअल हैज द फ्रीडम टू नॉट ओनली प्रोफेस, कि अपना जो रिलीजन डिसाइड करना है, जो भी बिलीफ्स हैं वो डिसाइड करने की फ्रीडम के साथ में जो रिचुअल्स हैं वो प्रैक्टिस करने की भी फ्रीडम है। एंड थर्ड वन इज टू प्रोपोगेट। प्रोपोगेट मींस, ये इसमें थर्ड पार्टी एलिमेंट आ जाता है कि सिर्फ आप प्रैक्टिस करने तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने चाहते हो कि आपके जो रिलीजियस थॉट्स हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंचे, सो यू कैन प्रोपोगेट योर रिलीजियस थॉट्स एज वेल। तो ये जो प्रोपोगेशन तो न्यूज में देखते होंगे, या न्यूज में नहीं, जैसे आस्था टीवी है, तो आस्था टीवी इज एन एंटायर चैनल which has been based on religious propagation, कि उसमें रिलीजन वाली बातें ही चल रही होती हैं, जो भी गुरु माता या गुरु पिता जो भी होते हैं, they keep on propagating religious thoughts। वो जो भी आपके थॉट्स हैं रिलीजियस, वो दूसरों लोगों तक पहुंचाते रहते हैं और उसमें मास कम्युनिकेशन का भी यूज कर रहे हैं। Then there is a prohibition of discrimination on grounds of religion, कि अगर कोई किसी रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करता है, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दैट पर्सन, उसके साथ में गलत गलत व्यवहार नहीं, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट दैट पर्सन अगेंस्ट एनी वन एल्स, कि सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे आप किन्हीं भी दो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्कूल में एडमिशन लेना है तो you cannot deny any child for admission in any particular school only on the basis of religion। तो इसमें only on the basis of religion इसलिए कहा है कि religion के अलावा अगर कोई और ground भी है, for example class ground है, कि the person cannot pay the fees of that particular school, so that can be denied, लेकिन only on the basis of religion it cannot be denied। Similarly in case of jobs, आप किसी भी कैंडिडेट को you cannot deny a job
just because he belongs to a particular religious community. So there cannot be any discrimination only on the grounds of religion. So these are the two things which have been given in the constitution. Then at the same time, the constitution allows the state to intervene in matters of religion. तो ये मैंने जैसे अभी एग्जांपल दिया था ट्रिपल तलाक का या बैनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी, तो the state can intervene so as to reform the society. तो ये जो प्रोविजंस हैं, स्पेशली जो हमारे B.R. अम्बेडकर साहब थे, तो he had included these provisions in the constitution. तो इसका बेसिस यही था because he wanted that the state should be able to reform the society. जो B.R. अम्बेडकर हैं, उन्होंने काफी कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस सहे थे कि मतलब he was discriminated against when he was very young. तो जब बचपन में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन रहा था based on his caste, और इसलिए when he was capable, he was the chairman of the ड्राफ्टिंग कमेटी, तो जो कमेटी ड्राफ्ट कर रही थी कॉन्स्टिट्यूशन को, उसके चेयरमैन थे, तो इसलिए उन्होंने स्पेशली ये ऐड करवाया था ताकि गवर्नमेंट इंटरवीन कर सके. स्टेट मींस गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर सके और जो भी सोशल प्रैक्टिसेस हैं किसी भी रिलीजन की, अगर वो डिस्क्रिमिनेट करती है अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर पर्सन, तो वो रिफॉर्म की जा सके. तो एक आर्ग्यूमेंट है ना जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का, तो वो भी उसका भी बेसिस यही है. यूनिफॉर्म सिविल कोड कब हो सकता है? ओनली व्हेन द स्टेट इंटरवीन्स, क्योंकि सिविल लॉज जो हैं हर एक रिलीजियस कम्युनिटी के अलग अलग. सिविल लॉज जैसे अडॉप्शन का हो गया, वेदर आई कैन अडॉप्ट अ पर्टिकुलर चाइल्ड और नॉट, अ पर्टिकुलर चाइल्ड फ्रॉम अदर कम्युनिटी और नॉट, या अडॉप्ट कर सकते हैं कि नहीं. इनहेरिटेंस किस तरीके से होगी, जो मेरी प्रॉपर्टी है वो दूसरे के पास में, मतलब मेरे सक्सेसर्स के पास में किस तरीके से जाएगी. सो ऑल दीज आर लिंक्ड टू द रिलीजन, रिलीजियस लाइफ. तो रिलीजन के जो लॉज हैं, फॉर एग्जांपल मुस्लिम का है या हिंदूज का है, तो हर एक के अलग लॉज हैं जिसकी वजह से इनहेरिटेंस होता है, मैरिज डाइवोर्स किस तरीके से डिसाइड होते हैं, अडॉप्शन किस तरीके से होता है. तो ये सारे के सारे सिविल लाइफ में आते हैं. तो अगर हम यूं कहते हैं कि वी आर एक्चुअली सेक्युलर, तो सारे के सारे सिटीजन्स इक्वली ट्रीट होने चाहिए, सबके क्रिमिनल लॉज और सिविल लॉज बराबर होने चाहिए. लेकिन क्रिमिनल लॉज तो हमें पता है कि सीआरपीसी है, सीआरपीसी और आईपीसी है. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सबके लिए सेम है और इंडियन पीनल कोड सबके लिए सेम है. लेकिन जो सिविल लॉज हैं, जो अडॉप्शन के हैं, मैरिज के हैं, ये सारे के सारे लॉज सब लोगों के लिए अलग अलग हैं. तो ये सिमिलर तभी हो सकते हैं व्हेन द स्टेट और व्हेन द गवर्नमेंट इंटरवीन्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन को साइड में रख के वो सिविल लॉज जो है उनको रिफॉर्म करें. कास्ट की बात कर लेते हैं. अब देखो कास्ट का भी, एवरीवन बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कास्ट, तो काफी सारे लोग हैं वो प्राउडली अपनी कास्ट को भी प्रेजेंट करते हैं. कई बच्चे नाम भी डाल रहे होते हैं जाट, जाटनी. यहाँ पर जैसे हमारे पास में मुस्कान यदुवंशी भी है. सो इवन दैट इज इवन शी इज ट्राइंग टू ग्लोरीफाई हर कास्ट. यदुवंशी प्रमोट करने ही कर रहे हैं. तो ये सारे के सारे क्या कास्ट सिंबल्स हैं. तो हम ये बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि दैट दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर कास्ट, लेकिन ये नहीं जानते कि कास्ट है क्या और कास्ट किस तरीके से फंक्शन करती है. हम रेगुलरली वी लिव कास्ट एवरी डे विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कास्ट. तो कास्ट होता क्या है पहले ये देख लेते हैं. देखो कास्ट जो सिस्टम है, तो दैट इज यूनिक टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट. सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का है. मतलब जो इंडियन जो एंशिएंट इंडिया हुआ करता था, दिस इंक्लूड्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और टू अ सर्टेन एक्सटेंट मणिपुर, असम वगैरह. तो यहाँ पर इन एरियाज में, मणिपुर वगैरह मैंने इसलिए कहा है क्योंकि मणिपुर में स्पेशली कास्ट सिस्टम है, आसाम में है, लेकिन जैसे नागालैंड है, मिजोरम वगैरह में यहाँ पर कास्ट सिस्टम नहीं है. तो
कास्ट सिस्टम और कास्ट इज यूनिक टू इंडिया, कि ये इस तरीके का जो सिस्टम है वो दुनिया में और कहीं नहीं है, यहाँ पर ही है, जो जिस हिसाब से ये इंडिया के अंदर है। अब कास्ट सिस्टम होता क्या है, तो कास्ट सिस्टम क्या करता है, एक सोसाइटी है उसको डिवाइड करता है इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो पहले क्या था, वर्ण हुआ करते थे, जो वर्ण आश्रम की बात जैसे करते हैं, 4 वर्णों की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कई लोग समझते हैं तो वर्ण सिस्टम है तो कई लोग समझते हैं कि जो वर्ण सिस्टम है वो ही कास्ट है, लेकिन कास्ट अलग है, कास्ट इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ण। यूं कह सकते हो एक वर्ण के अंदर अलग अलग कास्ट है, जैसे ब्राह्मण्स हैं तो ब्राह्मण्स के अंदर भी अलग अलग कास्ट मिल जाएंगे। क्षत्रिय तो पता नहीं कौन है, लेकिन क्षत्रिय के अगर कोई कहता है कि मैं क्षत्रिय हूँ तो क्षत्रिय के अंदर भी अलग अलग कास्ट मिल जाएंगे। इसी तरीके से शूद्र, वैश्य, उनके अंदर अलग अलग कास्ट मिल जाएंगे। और कुछ लोग हैं, जैसे ये बहुत सारे डिविजन्स हैं सोसाइटी के अंदर, ये सोसाइटी मान ली तो सोसाइटी के अंदर बहुत सारे डिविजन्स हैं जो कि कास्ट क्रिएट करता है। अब कितने सारे डिविजन हैं ये काउंट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक कास्ट के अंदर दूसरी कास्ट होगी, एक कास्ट के अंदर कई टाइप ऑफ कास्ट है। जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण की अलग अलग कैटेगरी होती है, काला ब्राह्मण, गोरा ब्राह्मण, क्या होता है, चतुर्वेदी ब्राह्मण, त्रिवेदी, द्विवेदी, अलग अलग वेद पढ़ने वाला ब्राह्मण हो गया। उसके अलावा कुछ ब्राह्मण मतलब किसी अलग कैटेगरी के, जिस तरीके के फल अलग अलग होते हैं उस तरीके से कास्ट भी अलग अलग होती है, अलग अलग ब्राह्मण मिल जाएंगे, अलग अलग क्षत्रिय मिल जाएंगे आपको। और इस तरीके से कास्ट डिवाइड कर देती है सोसाइटी को। और इस डिवीजन के अलावा सोसाइटी के बाहर भी कास्ट कुछ ग्रुप्स को रखती है, जो कि कास्ट सिस्टम के बाहर है और सोसाइटी के बाहर हुआ करते थे, अब नहीं है खैर। और ये जो ग्रुप है जो सोसाइटी के बाहर था, these were called untouchables। इनको अछूत, अघोरी, चंडाल वगैरह इन नामों से बुलाते थे। और these were the most discriminated against। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था इन 1950, तो 26 जनवरी 1950 में द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट। तो उस टाइम में ये आर्टिकल 17 ने ये डिस्टिंक्शन हटाया था कि ये जो अलग से एक और सेगमेंट क्रिएट किया हुआ है, जो सोसाइटी के बाहर इन लोगों को रखा हुआ है, वो हट गया और ये लिंक क्रिएट कर दिया, सो दैट these also become a part of the society। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट सिस्टम अबॉलिश नहीं किया, अनटचेबिलिटी अबॉलिश की, ताकि ये जो ग्रुप है जो बाहर था ये वापस से सोसाइटी के अंदर आ जाए। अब इसके अलावा और क्या करता है कास्ट सिस्टम, इट क्रिएट्स हेरिडिटी डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर जैसे हमने पहले किया था, डिवीजन ऑफ लेबर मींस सबका वर्क डिफाइंड। तो एक बेसिक डेफिनेशन क्या थी हेरिडिटी डिवीजन ऑफ लेबर का, कि मतलब बेस्ड ऑन योर हेरिडिटी योर वर्क इज गोइंग टू बी डिसाइडेड। तो अगर ब्राह्मण है तो पूजा पाठ वाला काम सिर्फ ब्राह्मण ही करेगा, अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है या आर्मी वगैरह में जाना है तो वो क्षत्रिय वाला काम हो गया, तो सिर्फ क्षत्रिय वही करेगा। शूद्र जो भी जैसे पॉटरी वगैरह है, कुम्हार है, लोहार है, तो ये सारे काम वो शूद्र कर रहे होंगे। और जो भी ट्रेडिंग का काम है, बिजनेस वाला है, तो वो वैश्य कास्ट है, वो कर रही होंगी। तो ये हेरिडिटरी डिवीजन ऑफ लेबर कर देता है। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो मॉडर्न सोसाइटी में है या जिससे जो होना चाहिए, दैट शुड बी बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी। तो अभी जैसे कांग्रेस में है राहुल गांधी जी हैं, तो वेरी केपेबल लीडर। अब ही इज अ वेरी केपेबल पर्सन, लेकिन ही इज प्रोबेबली नॉट सूटेड फॉर पॉलिटिक्स। तो ये यू कह सकते हो कि इफ राहुल गांधी इज entering into the politics or is staying in politics, that is not because he is capable to be a good politician, it is because of caste system। कि ये मॉडर्न कास्ट सिस्टम कह सकते हो कि हेरिडिटी के बेसिस पे उनको सीट पे बिठाया जा रहा है कि यू आर आर लीडर और आपकी कांग्रेस को आगे लेके जाओगे। तो सिमिलर फैशन में कास्ट वर्क करता है।